इम्पॉर्टेंट केस लॉ से। पर उससे पहले हमें रूल ऑफ लॉ को एक रिवीजन देने की ज़रूरत है। तो रूल ऑफ लॉ को हम डिवाइड करते हैं 4 बेसिक प्रिंसिपल्स में। वो है अकाउंटेबिलिटी, जस्ट लॉस, ओपन गवर्नमेंट एंड एक्सेसिबल जस्टिस। रूल ऑफ लॉ हमें बताता है कि लॉ सुप्रीम है और सबके लिए इक्वल है, किसी से वो भेदभाव नहीं करता है। आज जो हम केस देख रहे हैं वो है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इसे बहुत बार हेबिस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। ये लैंडमार्क केस था और आज भी ये कहीं ना कहीं चर्चित केसेस में है। इंट्रोडक्शन। ये केस वो टाइम का है जब इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा की गई थी। तब की रूलिंग गवर्नमेंट इंदिरा गांधी एंड प्रेसिडेंट ने ऑर्डर इशू किया था इमरजेंसी का। जब इंदिरा गांधी का इलेक्शन इलीगल, अवैध घोषित कर दिया गया था। ये केस ऊपर उठा तब जब एक इंसान के हाईकोर्ट जाने के अधिकार को ख़त्म कर दिया था, जब फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, खासकर आर्टिकल 14 एंड 21। अब आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इमरजेंसी के समय रोक दिए जाते हैं, मतलब निलंबित हो जाते हैं तब तक के लिए जब तक इमरजेंसी लागू है। इसका निर्णय 28 अप्रैल 1967 में आया। इसमें 5 जजेस की बेंच थी, जिनमें से 4 जजेस फेवर में थे कि सारे अधिकार का निलंबन होता है, मतलब सारे अधिकार रोक दिए जाते हैं तब इमरजेंसी के टाइम तक के लिए। आपातकाल के समय पर्सन, एक व्यक्ति हाईकोर्ट नहीं जा सकता। आपातकाल के समय उपाय या अधिकार के लिए वो अपने राइट्स और रेमेडीज़ के लिए हाईकोर्ट नहीं जा सकता। इस केस को हेबिस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। आज की तारीख तक इस निर्णय को गलत तौर पे देखा जाता है। न्याय समय, न्याय निष्पक्षता के आधार पर। लैटिन टर्म हेबिस कॉर्पस का ये मतलब है यू मे हैव द बॉडी, और रिट ये लोगों को पर्सनल लिबर्टी से, ये लोगों की पर्सनल लिबर्टी को बचाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इस केस की शुरुआत हुई थी मिसेस इंदिरा गांधी, जो कि उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके इलेक्शन के अवैध घोषित होने से इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। वे इलेक्शन केस हारी थी 12 जून 1975 को और उनकी अपील पे सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल स्टे लगा दिया था। इसका यह परिणाम हुआ कि ना ही वो वोट कर सकती थी, ना ही वो बोल सकती थी लोकसभा में। यही कारण से वे कोई भी फंक्शन नहीं कर सकती थी एज अ प्राइम मिनिस्टर। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था 25 जून 1975 में, यह बोल के कि भारत को अंदरूनी खतरा है। राजनीतिक तौर पे मजबूत लोगों को रातों रात उठा लिया गया था, मतलब उन्हें जेल में डाल दिया गया था बिना किसी केस और ट्रायल के, ताकि वे सब अपोजिशन में रह के आवाज़ ना उठा सके। कुछ लीडर्स जिन्हें उठाया गया था वो थे जयप्रकाश नारायण, LK अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई। ऐसे बहुत से लीडर्स थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया था इलीगली। और जो हमारे फंडामेंटल राइट है लाइफ एंड लिबर्टी का आर्टिकल 21 और इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, ये सस्पेंड हो गए थे, निलंबित हो गए थे इस टाइम पे। अब देखते हैं केस के फैक्ट्स को। तो आर्टिकल 352 के क्लॉज 1 को एक्सरसाइज करके प्रेसिडेंट ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। आर्टिकल 359 के क्लॉज 1 को एक्सरसाइज कर आर्टिकल 14, 21, 22 को निलंबित कर दिया गया था, मतलब सस्पेंड कर दिया गया था 27 जून 1975 को, जिसमें कोई भी व्यक्ति विदेशी को मिला के कोर्ट का सहारा नहीं ले सकता था अपने अधिकार और उपाय के लिए। यानी कोई भी, भले वो फॉरेनर क्यों ना हो, वो अपने राइट्स और रेमेडीज़ के लिए कोर्ट नहीं जा सकता था।
जनवरी 8 1976 में नोटिफिकेशन पास हुई कि आर्टिकल 359 क्लॉज 1 के आधार पर कि सारे राइट्स सस्पेंड हैं जो आर्टिकल 19 में दिए हैं। कोई अपने राइट के लिए कोर्ट नहीं जा सकता और जो भी केस पेंडिंग है ऊपर दिए गए राइट्स के लिए वो भी सस्पेंडेड है, यानी निलंबित है, इमरजेंसी जब तक है तब तक। मतलब आर्टिकल 19 तो सस्पेंड हुआ ही, उसके साथ साथ जो भी केसेस चल रहे थे कोर्ट में उसके रिगार्डिंग या ऊपर दिए कोई भी आर्टिकल की रिगार्डिंग, भले 14, 21, 22, इनमें अगर कोई भी केस चल रहा था तो वो सब इस टाइम के लिए, इमरजेंसी के टाइम के लिए सस्पेंड हो गए थे। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था इलीगल तरीके से पूरे इंडिया में, जिसके कारण बहुत सारी रिट पिटीशन फाइल हुई थी पूरे इंडिया में। तो अब लोगों को इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया था जिस कारण से रिट पिटीशंस फाइल हुई। 19 हाई कोर्ट ने अपना फैसला प्रिजनर्स के हित में सुनाया। कोर्ट्स ने ये बोला भले आर्टिकल 21 एनफोर्स नहीं हो, आर्टिकल 21 भले सस्पेंडेड है, उसे एनफोर्स नहीं कर सकते, परंतु इस कैद को चैलेंज करने के लिए जो इलीगल तरीके से कैद किया हुआ है, इसे चैलेंज करने के लिए और भी ग्राउंड्स हैं। हाई कोर्ट का निर्णय ना मानते हुए सारे डिक्लेरेशन एंड सस्पेंशन को मान्य किया गया, यानी हाई कोर्ट के जो निर्णय थे उसे नहीं माना गया और जितने डिक्लेरेशन और सस्पेंशन हुए थे उनको माना गया। इश्यूज़ क्या हुए थे, तो नेशनल इमरजेंसी घोषित होने के बाद आर्टिकल 359 क्लॉज 1 के अंदर पेटिशन डाली जा सकती है कि नहीं, आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट में रिट की, ये पहला इशू था। सेकेंड था कि अगर पेटिशन मुमकिन है, डाली जा सकती है, तो जुडिशियल जांच का क्या स्कोप है, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जुडिशियल जांच का क्या स्कोप है अगर ऐसी कोई पिटीशन मुमकिन है तो। जजमेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को देखते हुए जो कि 27 जून 1975 आर्टिकल 359 क्लॉज 1 के अंतर्गत किसी को भी आर्टिकल 226 के अनुसार पिटीशन डालने का अधिकार नहीं था और किसी को भी अपनी स्वतंत्रता का अधिकार को लागू करने का हक नहीं था उस व्यक्ति के लिए जो बद्धित है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 के अंदर। इन कैद को इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते कि वो अनलॉफुल है और आर्बिट्रेरी है, क्योंकि देश की सिक्योरिटी में किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। तो अब जो भी डिटेंशंस हुई थी, जो भी लोगों को कैद किया गया था, वो बोला था कि वो सिक्योरिटी के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए उन्हें कैद किया हुआ है। अब क्योंकि उनको देश की सिक्योरिटी कैद किया था तो ये बोल दिया कि अब वो चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में इस ग्राउंड पे कि ये डिटेंशन अनलॉफुल है, क्योंकि सिक्योरिटी, अगर देश की सिक्योरिटी की बात हो तो उसमें कोई भी सबूत की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। आर्टिकल 359 क्लॉज 1 का उद्देश्य है कि कोई फंडामेंटल राइट्स जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में शामिल है वो स्थगित रहे। आर्टिकल 359 का क्षेत्र सिर्फ लेजिस्लेटिव तक नहीं, एग्जीक्यूटिव तक है, जहां वो दोनों को रोक सकता है। आर्टिकल 359 सब क्लॉज 1 किसी उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार देता है। अब सेक्शन 491 सीआरपीसी के अंदर भी कोर्ट नहीं जा सकते हैं आपातकाल के टाइम। अब यहाँ पे भी आप इमरजेंसी के टाइम पे भले ही सेक्शन 491 क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर भी कोर्ट नहीं जा सकते। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है इस ग्राउंड में कि उसमें आर्टिकल 226 का एनरोचमेंट हो रहा है। मीसा
का सेक्शन 16A सब क्लॉज G रूल इनैक्ट करता है कि जो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 226 के अंदर आता है उसे इनवैलिड नहीं कह सकता। तो मीसा का जो सेक्शन 16A है, 16A सब क्लॉज G, वो रूल इनैक्ट करता है कि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 226 रिट के लिए है वो इनवैलिड नहीं कहा जा सकता। अब सेक्शन 18 मीसा का सफ़र नहीं करता है अधिक प्रतिनिधान से और वैध टुकड़ा है कानून का। तो जो सेक्शन 18 है मीसा का, वो प्रतिनिधान से सफ़र नहीं करता और वो एक वैध टुकड़ा है कानून का। कॉन्स्टिट्यूशन का 3rd भाग पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को पॉजिटिव नेगेटिव भाषा में बताता है, मतलब वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, दोनों भाषा में वो बताता है। जुडिशियल रिव्यू की सीमा को सहविस्तारी और अनुरूप होना पड़ेगा एक पीड़ित व्यक्ति के लिए जिसके अधिकार का खंडन हो रहा हो। तो अब यहाँ पे जितना भी पहले पढ़ा उसमें आर्टिकल्स उसके राइट्स का और उसके राइट्स और उसकी रेमेडीज़ का खंडन हो रहा था। तो जुडिशियल रिव्यू को अपनी सीमा बढ़ानी पड़ेगी कि ऐसा ना हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक सिद्धांत को प्रयोग कर उसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाल सकते, क्योंकि जो काल्पनिक हिस्सा है वो संघर्ष कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान से। आफ्टर मैथ ऑफ जजमेंट, मतलब जजमेंट का क्या परिणाम था। तो इमरजेंसी के बाद जो भी हुआ सबको रिजेक्ट कर दिया था। 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पोजीशन चेंज किया और ऊपर उठा दिया था आर्टिकल 21 को एक कनेक्शन बना के आर्टिकल 14, 19 और 21 के बीच, जिसको अस्वीकार नहीं किया गया AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में, खासकर आर्टिकल 19 और 21 के संदर्भ में। दोनों आर्टिकल को अलग नहीं किया जा सकता। आगे ऐसा कहा गया कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आर्टिकल 359 का लक्ष्य है यही है कि लीगल प्रॉब्लम्स नियंत्रित हों, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ लॉस आसानी से बच सके। कानून ने जो रूल्स बनाए हैं उसके अनुसार काम करना सरकार का कर्तव्य है और आर्टिकल 21 का निलंबन रूल ऑफ लॉ का स्थगन की मांग नहीं करता है। अब शिवकांत शुक्ला के केस में कुछ समय बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भानुदास कृष्णा गावड़े में एक कदम आगे बढ़ के यह निर्णय दिया कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो कि आर्टिकल 359 के अंदर इशू होता है वो किसी दायरे से सीमित नहीं है और उसकी वैधता और प्रयोज्यता किसी कंडीशन को पूरा करने के लिए नहीं है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एक अस्थायी रोक है। हर जुडिशियल इंक्वायरी में जो कि वैधता उस ऑर्डर में जो किसी व्यक्ति के फ्रीडम और लिबर्टी को खंडित करता है। शिवकांत शुक्ला केस में देखी बहुत सी ओपिनियन 44th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की निगलेक्ट हुई थी। कानूनी माया जाल और उससे जुड़े हुए अब कानून नहीं रहे। आज के समय में आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकता किसी भी सर्कमस्टांसेस पे और कोर्ट ने देखा कि आर्टिकल 21 बांधता है आधिकारिक और सभा को बांधता है। आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 359 जारी नहीं हुए हैं इमरजेंसी के बाद से 1971, 75 और मिड 1977 से। 44th अमेंडमेंट ने विधि के अंदर को संगठन के
अवहेलना में बदला। 44th अमेंडमेंट ऐसे बहुत सारे व्यवस्था की गई जिससे फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन मिसयूज़ ना कर पाए इमरजेंसी का और कॉन्स्टिट्यूशन का। कंक्लूजन, ये निर्णय जो हुआ था इसे अब तक का सबसे गलत निर्णय मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के स्तर को बढ़ाया और इंट्रोड्यूस किया ताकि सार्वजनिक वैधता हासिल हो, और जो निर्णय सुनाया था उसके लिए बहुत आलोचना सुननी पड़ी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। गलत इंटरप्रिटेशन ने फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया। निर्णय को बहुत जगह मिस्टेक बोला गया, बहुत ओकेजन में जूरिस्ट और एपिक्स कोर्ट द्वारा। एरर के एडमिट होने के बाद भी निर्णय को ओवर रूल नहीं किया गया। आज की कॉन्टेक्स्ट में रूल ऑफ लॉ जो तब जस्टिस खन्ना ने एक्सप्लेन किया वो 1926 की तुलना में बहुत बल रखता है। जजमेंट की क्लियर ओवर रूलिंग इसीलिए ज़रूरी है ताकि रूल ऑफ लॉ की थ्योरी अप्लाई हो सके हमारे जस्टिस में। और आगे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा सिटीज़न की जस्टिस और इक्वालिटी का निरीक्षण ना कर सके। दिस वॉज द केस ऑफ ADM जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला। This video was just an explanation to get clear picture of the case. A brief note of the case will be provided soon for the exam. Your valuable comment, feedback or if any queries in comment box. Thank you for watching. Stay tuned for my next video.